हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया और आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया कि रिप्रोडक्शन में जनन कैसे होता है। उसमें भी आज हम वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कल अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया या वाउचेरिया में जनन। वाउचेरिया में जनन तीन तरह से होता है: vegetative, asexual and sexual. Reproduction in Vaucheria takes place by vegetative, asexual and sexual methods. कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों ही प्रकार से इसमें जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी कि विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, अचल बीजाणु, चल बीजाणु और निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स, अप्लेनोस्पोर्स और एकाइनिड्स के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है। लैंगिक जनन अंड युग्मकी प्रकार का होता है, अर्थात दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल, दोनों में गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, फिर उसके आगे मेयोसिस होता है। तो वो पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाया जाता है। तो इस तरह से तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन वाउचेरिया के अंदर पाया जाता है: वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया या वाउचेरिया में कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। थैलस किसी भी कारण से, बेशक वो इंसेक्ट बाइट्स हो, मतलब किसी कीट के काटने से, या किसी प्रकार की चोट लग जाए थैलस के ऊपर, किसी भी कारण से थैलस के टुकड़े हो जाएं, एक से दो टुकड़े हो जाएं या छोटे क्षतिग्रस्त हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो हर टुकड़ा अपने आप में एक नया थैलस बनाने में सक्षम होता है। हर उसके फ्रेगमेंट में, हर टुकड़े में यह क्षमता पाई जाती है कि वो एक नए थैलस में परिवर्तित हो सके। हाँ, जब इसमें इंजरी होती है या इंसेक्ट बाइट होता है जहां पर, वहां पर तुरंत ही एक पट का निर्माण हो जाता है, ताकि बाकी कोशिका को अंदर कोई किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। अ सेप्टम डेवलप्स एट द प्लेस ऑफ ब्रेकिंग टू सील द इंजरी। जहां भी फ्रेगमेंट अलग हुआ है थैलस से, वहां पर एक सेप्टा बन जाता है, ताकि बाकी थैलस जो है वो सेफ रहे। तो इस तरह से विखंडन के द्वारा वाउचेरिया में कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया या वाउचेरिया में अलैंगिक जनन। Asexual reproduction takes place by the formation of zoospores, aplanospores and echinates. चल बीजाणुओं के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा और निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा वाउचेरिया में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब हम इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जूस्पोर्स के द्वारा, ये जिनको हम कहते हैं चल बीजाणुओं के द्वारा। अब तक हम हमेशा यही पढ़ते हैं आए हैं, और इसमें भी वही है कि चल बीजाणु हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, और एक्वेटिक स्पीशीज जो होती हैं, एक्वेटिक मतलब जलीय जो प्रजातियां हैं, उनमें ज्यादा ये कॉमन मेथड है जूस्पोर्स का, क्योंकि चल बीजाणु है तो वो पानी में तैर करके, कशाभिकाओं के द्वारा वो तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर चल बीजाणुओं का बनना एक कॉमन प्रक्रिया है। ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। जूस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल सीजन। हाँ, यदि कभी हम इसको एटमॉस्फेयर को इसके चेंज कर दे, परिस्थितियों को चेंज कर दे जूस्पोर इसके प्लांट की, थैलस की, तो भी इनके अंदर जूस्पोर बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम एक्वेटिक स्पीशीज है, कोई जलीय स्पीशीज है, उसको हम स्थल की तरफ ले जाएं, हाई लाइट से उसको कम लाइट की तरफ ट्रांसफर कर दें, या अगर वो बहते हुए पानी में पाई जाती है उसको हम रुके हुए पानी की तरफ ट्रांसफर कर दें, या उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी कर दें, उसके जो जिस भी माध्यम में वो प्रेजेंट है, तो भी इनके अंदर जूस्पोर्स का बनना शुरू हो जाता है। वैसे जूस्पोर्स हमेशा
अनुकूल परिस्थितियों में ही बनते हैं। जूस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल सीजन्स और कैन बी इंड्यूस्ड if aquatic species are transferred from high light intensity to darkness, from running water to still water, or weak concentration of nutrients. स्थलीय प्रजातियों में चल बीजाणुओं का निर्माण कब होता है? जब वहां पर पानी अधिक मात्रा में पहुंच जाता है। स्थलीय स्पीशीज में जब पानी अधिक मात्रा में हो जाए या फ्लड आ जाए तो भी इनके अंदर जूस्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिस कोशिका में जूस्पोर बनते हैं उस कोशिका को हम कहते हैं जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी। वाउचेरिया के अंदर चल बीजाणुधानी क्लब शेप या जिसको हम कहते हैं गदाकार होती है, गदा के आकृति की होती है। वाउचेरिया के अंदर चल बीजाणुधानी थैलस के फिलामेंट्स जो पाए जाते हैं, फिलामेंट जो फिलामेंटस थैलस है उसके फिलामेंट्स में टॉप टिप के ऊपर, हमेशा जूस्पोरेंजियम कहाँ बनते हैं? टिप के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर पूरे थैलस में एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। तो जब इनके अंदर जूस्पोरेंजियम बनने होते हैं तो उस समय केंद्रीय रिक्तिका साइज में छोटी होती है और टिप से वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे कि टिप जो है वो गदाकार दिखाई देने लगती है। ये टिप अब एक सेप्टा के द्वारा बाकी थैलस से अलग हो जाती है। जब ये अलग होती है सेप्टा के द्वारा, उससे पहले ही इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सहित मूव कर जाते हैं। तो ये एक छोटी कोशिका बन गई, सेप्टा के द्वारा बाकी थैलस से अलग हो जाती है और ग्रीन कलर की होती है, इसको गदाकार होती है, ये क्लब शेप होती है, इसको हम कहते हैं जूस्पोरेंजियम। It is green in color. A large number of nuclei and chloroplasts along with cytoplasm steam into and accumulate in the swollen club-shaped tip. वही कि गदाकार टिप के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट मूव कर जाते हैं और ये बाकी थैलस से सेप्टा के द्वारा अलग हो जाती है। अब हर जूस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट वॉल्स को छोड़ करके सेंटर में आकर के इकट्ठा हो जाता है और डेंस हो जाता है और गोल हो जाता है। जब ये गोल हो जाता है और वॉल्स को छोड़ देता है जूस्पोरेंजियम की दीवारों को और सेल के बीच में आ जाता है, अब उस समय इसके क्लोरोप्लास्ट या हम कहेंगे क्रोमेटोफोर्स और न्यूक्लियस के अंदर इन्वर्जन होता है, प्रतिलोमन होता है। अर्थात जो क्लोरोप्लास्ट परिधि की तरफ थे वो केंद्र की तरफ चले जाते हैं और जो न्यूक्लियस केंद्र की तरफ थे वो परिधि की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से एक जूस्पोरेंजियम के अंदर एक कोशिका बनी, वो जूस्पोर कहलाती है और जूस्पोर के अंदर न्यूक्लियस परिधि की तरफ होते हैं और क्रोमेटोफोर्स सेंटर की तरफ पाए जाते हैं। अब ये पूरे का पूरा जो कोशिका का प्रोटोप्लाज्म है वो एक गोलाकार बहुकेंद्रकीय सिनजूस्पोर बनाता है। समचल बीजाणु कहते हैं उसको, समचल बीजाणु या इंसिपिएंट जूस्पोर कहते हैं उसको। तो मल्टीन्यूक्लिएट मास जो बना एक जूस्पोरेंजियम के अंदर, वो पूरे का पूरा एक जूस्पोर बनेगा। अब तक हमने पढ़ा था कि एक जूस्पोरेंजियम के अंदर साइटोप्लाज्म विभाजित होकर के बहुत सारे जूस्पोर्स बनाता है, लेकिन वाउचेरिया के अंदर एक कोशिका में एक जूस्पोरेंजियम में केवल एक जूस्पोर बनता है। जो इस जूस्पोर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब हर न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे दो फ्लैजिला बन जाते हैं। तो इस तरह से एक जूस्पोर में बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और हर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ दो फ्लैजिला बने तो एक पूरे जूस्पोर में बहुत सारे फ्लैजिला बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको हम सिन जूस्पोर बोलते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हो सकता है कि जूस्पोर बहुत सारे बन रहे हो लेकिन इनके अंदर वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, दीवार नहीं बनी, तो इसलिए ये सारे जूस्पोर्स मिलकर के एक जूस्पोर बनाते हैं, जिसको कहा गया इंसिपिएंट जूस्पोर या सिन जूस्पोर। ये जूस्पोर बड़े होते हैं साइज में और येलो ग्रीन कलर के होते हैं और इनके अंदर एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है और सेल सेप भी पाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या जीव द्रव्यी सूत्र भी उपस्थित होते हैं।
जब ये जूस्पोर बन जाता है, जब ये सिन जूस्पोर बन जाता है, उस समय उस जूस्पोरेंजियम की वॉल जिलेटिनाइज हो जाती है, या फिर बीजाणुधानी के ऊपर कभी कभी, उस जूस्पोरेंजियम के ऊपर कभी कभी एक छिद्र भी पाया जाता है। ये उसके लिबरेशन के लिए है कि किस तरह से जूसपोर बाहर आएगा। या तो जूसपोरेंजियम की वो वॉल को रप्चर कर देगा, जिलेटिनाइज हो जाएगी जब वॉल, या फिर उसमें जो छिद्र पाया जाता है वहां से वो जूसपोर बाहर आते हैं। फ्रिश ने 1948 के अंदर इस तरह के जूसपोर को कंपाउंड जूसपोर और सिन जूसपोर कहा, क्योंकि इसके अंदर बहु कशाभी की संरचना बाइफ्लैजिलेट जूसपोर्स होते हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वॉल फॉर्मेशन या दीवार का निर्माण नहीं होता, तो सारे जूसपोर्स एक साथ हैं, इसीलिए उसको कहा गया सिन जूसपोर्स। ग्रीनवुड, मेंटन और क्लार्क ने 1957 के अंदर कहा कि जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, हर न्यूक्लियस के बाहर दो दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनके अंदर भी एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, अर्थात हिट्रोगॉन टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, विषम कशाभिकीय होते हैं। अब ये जूसपोरेंजियम से बाहर आते हैं, और इनका बाहर आना भी कब होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ये जूसपोर्स बाहर आते हैं। और सभी जूसपोर्स जो हैं, सभी क्या मतलब एक ही जूसपोर है, उसमें सबके फ्लैजिला जो हैं वो एंटीरियर साइड की तरफ मूव करते हैं, एंटीरियर साइड की तरफ होते हैं। हर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो फ्लैजिला हैं वो हमेशा एंटीरियर साइड की तरफ रहते हैं। और इन फ्लैजिला के जो बेस हैं, न्यूक्लियस से फ्लैजिला बने, इनके जो बेस हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और वो आपस में जुड़ करके न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं। मैंने बताया भी था, राइजोप्लास्ट पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस से इन फ्लैजिला को जोड़ता है। ये आप देखो यहाँ पर बहुत क्लियर कि ये एक थैलस का टिप था, इसमें से सेंट्रल वैक्यूल खत्म हो गई केंद्रीय रिक्ति का, और ये गदाकार हो गया। अब यहाँ से इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर आ गए। अब ये एक सेप्टा के द्वारा बाकी थैलस से अलग हो जाता है। अब ये पूरे की पूरी एक जूसपोर बनना शुरू हो गया है। अब ये वॉल को छोड़ता है और एक पूरे जूसपोर के सिन जूसपोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ जाते हैं और क्रोमेटोफोर्स सेंटर में चले जाते हैं। हर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ फ्लैजिला बन जाते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैजिला बने हुए हैं। अब ये सिन जूसपोर, इसकी वॉल यहाँ से जिलेटिनाइज हो गई है जूसपोरेंजियम की, और यहाँ से ये जूसपोर बाहर आ गया, जो कि ओवल शेप है, साइज में बड़ा होता है क्योंकि एक में एक ही बनता है। और अब इसमें पोजीशन देखो तो ये न्यूक्लियस के बाहर की तरफ दिख रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे जूसपोर्स हैं, इसीलिए इसको पूरे को हम एक सिन जूसपोर बोलते हैं कि इस तरह के बहुत छोटे छोटे जूसपोर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ दो फ्लैजिला जो कि हिट्रोकॉन्ट टाइप के फ्लैजिला हैं, विषम कशाभिकीय, एक छोटा एक बड़ा। और यहाँ पर ये इन्वर्जन के बाद की स्थिति है, क्लोरोप्लास्ट सेंटर की तरफ है और न्यूक्लियस बाहर की तरफ है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं और क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट बाहर की तरफ पाया जाता है। ये पूरे का पूरा एक सिंजूस्पोर है। अब ये जो सिंजूस्पोर बाहर आया, धीरे धीरे इसने अपनी कशाभिकाएं छोड़ देता है ये, और ये गोल हो जाता है। फिर इसके अंदर जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेट होकर के ये जूसपोर थैलस बनाता है। अभी हम इस आगे और देखते हैं। ग्रीनवुड ने कहा कि देयर इज अ प्रेजेंट लार्ज वैक्यूल इन द इंटीरियर रीजन एंड स्मॉल वंस इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द जूसपोर्स, कि इन सिन जूसपोर के पश्च भाग में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि अग्र भाग में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होते हैं, फैट बॉडीज और क्लोरोफिल प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है, पर आईस्पॉट दृक बिंदु और पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं। ये सिंजूस्पोर पानी में 5 से 15 मिनट तक फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, और बिना किसी रेस्ट पीरियड में गए, मतलब किसी भी तरह के ये आराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में नहीं जाते हैं, और तुरंत ही इनमें आगे जर्मिनेशन या अंकुरन शुरू हो जाता है। ये जूसपोर्स या सिन जूसपोर अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेते हैं, अपने फ्लैजिलास को छोड़ देते हैं, और अपने चारों तरफ एक भित्ति को सिक्रेट कर लेते हैं, और ये स्लगिश हो जाते हैं। मतलब स्लगिश का मतलब ये आलसी हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से निश्चेष्ट हो जाते हैं।
जब ये जर्मिनेशन की स्थिति में आते हैं तो एक बार ये अपने फ्लैजिला छोड़ के अपने चारों तरफ भित्ति सिक्रीट करते हैं, थिन वॉल सिक्रीट करते हैं और बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब स्लो हो जाते हैं, जिसको हम स्लगिश बोलते हैं। अब पुनः इनके क्रोमेटोफोर्स बाहर की तरफ और न्यूक्लियस अंदर की तरफ मूव कर जाता है, जैसा कि कायिक अवस्था में पाया जाता है। जब इनमें जर्मिनेशन शुरू होता है उसी समय पहले तो क्रोमेटोफोर्स और न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज होती है और साथ ही साथ इसमें से अतिवृद्धियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि नली के आकार की होती हैं। 2 अतिवृद्धियां निकलती हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में निकलती हैं। एक आधार से जाकर के अटैच हो जाती है, जो कि होल्ड फास्ट की तरह काम करती है, और दूसरी अतिवृद्धि बार बार विभाजित होकर के नया थैलस, जो कि सिनोसिटिक, इरेक्ट और ब्रांच्ड होता है, उसका निर्माण करती है। ये देखो, ये हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सेल है, इसका थैलस है, ये थैलस में न्यूक्लियस केंद्र की तरफ है और क्रोमेटोफोर्स बाहर की तरफ है। फिर ये सेप्टा के द्वारा जब ये अलग होता है, जूस्पोरेंजियम बना, ये जूस्पोरेंजियम जिसमें कि आपको फ्लैजिला, सिंजूस्पोर, ये सिंजूस्पोर्स में आपको फ्लैजिला नजर आ रहे हैं। अब ये जूस्पोर जब अंकुरित होता है तो अपने फ्लैजिला छोड़ देता है और अंकुरन के समय ये थैलस का एक हिस्सा निकला जो कि होल्ड फास्ट बनाता है और बाकी पूरे का पूरा नया थैलस बन जाता है। तो ये तो था रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स। उसके बाद आता है प्लेनोस्पोर से अचल बीजाणु। नाम से ही क्लियर है कि अचल यानी कि अंदर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं और ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल स्पीशीज या स्थलीय प्रजातियों के अंदर बनते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, कब? जब स्पीशीज एक्वेटिक होती हैं, यानी कि जलीय स्पीशीज में अप्लेनोस्पोर्स कब बनते हैं? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं या प्रतिकूल होती हैं। जो कॉमन स्पीशीज हैं जिनके अंदर की अप्लेनोस्पोर्स बनते हैं वो हैं वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया अनसिनेटा और मेराइन स्पीशीज, समुद्र में पाई जाने वाली है एक पिटोबोलाइडिस स्पीशीज, उसके अंदर भी अप्लेनोस्पोर्स ऑब्जर्व किए गए हैं। अप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर किसमें बनते हैं? अप्लेनोस्पोरेंजिया में बनते हैं। जिस तरह से जूस्पोर्स या सिन जूस्पोर एक जूस्पोरेंजियम में एक ही बनता है, उसी तरह से अप्लेनोस्पोर भी एक अप्लेनोस्पोरेंजिया में एक ही बनता है। दोनों के बनने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसा मतलब अप्लेनोस्पोर उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से सिंजूस्पोर बनते हैं। दोनों के बनने का प्रोसेस सेम है। फर्क सिर्फ कितना है कि अप्लेनोस्पोर्स में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, जबकि जूस्पोर्स के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब ये भी अप्लेनोस्पोरेंजियम से बाहर आते हैं, बाहर आकर के जर्मिनेट होते हैं और नया थैलस बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये अप्लेनोस्पोरेंजियम, इसमें ये अप्लेनोस्पोर बन रहा है एक, ये अप्लेनोस्पोर इसके थैलस में से बाहर आया, बाहर आकर के 2 आउटग्रोथ्स बनी। एक आउटग्रोथ हेप्ट्रॉन बना देगी या राइजोइडल साइट बना देगी और दूसरी आउटग्रोथ या अतिवृद्धि जो है वो क्या बनाएगी? पूरा थैलस बना देगी। सेम चीज यहाँ पर है, थोड़ा सा क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ पर ये अप्लेनोस्पोरेंजियम, इसके अंदर ये एक अप्लेनोस्पोर बना, ये अप्लेनोस्पोर बाहर आया, बाहर आकर के जर्मिनेशन हुआ, ये पार्ट थैलस बनाएगा और ये पार्ट राइजोइडल पार्ट बना देगा। तो इस तरह से अचल बीजाणुओं के द्वारा रिप्रोडक्शन वाउचेरिया के अंदर पाया जाता है। वाउचेरिया में एक बीजाणुधानी में एक बीजाणु बनता है, चाहे वो अचल बीजाणुधानी हो या फिर चल बीजाणुधानी हो। थर्ड वन इज एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु। निश्चेष्ट बीजाणु हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और जबकि सूखा पड़ जाए, ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, ठंड का टाइम हो, तो ये निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स बनते हैं। एकाइनेट्स हमेशा थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अपने चारों तरफ मोटी भित्ति लिए हुए होते हैं। जो कॉमन स्पीशीज है जहां पर कि ये देखे गए हैं वो है वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया मेगास्पोरा एंड वाउचेरिया अनसिनेटा। ये भी टर्मिनल पार्ट्स में बनते हैं, टर्मिनल ब्रांचेस में बनते, टर्मिनल पार्ट ऑफ लेटरल ब्रांचेस। जो ब्रांचेस हैं थैलस के अंदर, जो शाखाएं पाई जाती हैं, उनके टर्मिनल पार्ट्स के अंदर
जब बनते हैं तो क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे पीसीज के अंदर ब्रेक हो जाता है। द प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड टू स्मॉल सेगमेंट्स बाय थिक जिलेटिनस वॉल। प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है और हर टुकड़ा अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति को सिक्रीट कर लेता है। हर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और क्रोमेटोफोर्स होते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल भी खूब मात्रा में पाया जाता है। ये छोटे छोटे पार्ट क्या कहलाते हैं? ये मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, मोटी भित्ति लिए हुए होते हैं और बहुत सारा रिजर्व फूड होता है, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं एकाइनिड्स। कई बार इन एकाइनिड्स में और विभाजन हो जाता है और ये छोटी छोटी सिस्ट जैसी संरचनाएं, गांठ जैसी संरचनाएं भी बनाते हैं। वाउचेरिया के अंदर जब एकाइनिड्स बनते हैं तो वो एक एल्गी है गोंग्रोसिरा, उसकी तरह दिखाई देने लग जाता है, तो इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं गोंग्रोसिरा स्टेज। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आती हैं, ये एकाइनिड्स या सिस्ट जो बनी है वो जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना देती है। ये है गोंग्रोसिरा एल्गी। आप देखो इसके अंदर ये छोटे छोटे टुकड़े हैं और इनके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड पाया जाता है। ठीक है, अब ये है वाउचेरिया। वाउचेरिया के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अपने चारों तरफ मोटी भित्ति को सिक्रीट करता है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं प्रोटोप्लाज्म के। ये देखो यहाँ पर इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स और पूरा सेल ऑर्गेनेलिज इनके अंदर होती है। तो ये दिखाई कैसा देता है? गोंग्रोसिरा जैसा। तो इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं गोंग्रोसिरा स्टेज, और ये पार्ट कहलाता है एकाइनिड्स, निश्चेष्ट बीजाणु। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये भित्ति फट जाती है और इनके अंदर जो पूरा का पूरा बीजाणु का मटेरियल होता है वो सारे का सारा बाहर आ जाता है, और ये बीजाणु अंकुरित होते हैं और नीचे का पार्ट राइजोइड और ऊपर का पार्ट थैलस बनाता है। तो इस तरह से एकाइनिड्स के द्वारा वाउचेरिया में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहाँ पर भी वही है कि ये आप इसमें और देख लो कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे न्यूक्लियस क्रोमेटोफोर्स, और ये एकाइनिड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एकाइनिड्स। ये सिस्ट बनी, इनके अंदर ये पोर बना, इसमें से एकाइनिड्स बाहर आए और ये सिस्ट जो है वो अंकुरित होती हैं और नया प्लांट बनाती हैं। तो ये तो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया, जो कि जूस्पोर्स, सप्लेनोस्पोर्स और एकाइनिड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम कल लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। सो थैंक यू।